ओम। मंत्र का विषय चल रहा था। अभी तक मंत्र का महत्व और उसको कैसे करना है, क्या करना है, ये सब बातें हो गई। अब मंत्र क्या होता है बता रहे हैं। कर्मणाम आरंभोपायः पुरुष द्रव्य संपत् देश काल विभागः विनिपात प्रतीकारः कार्य सिद्धिरिति पंचांगो मंत्रः। तो मंत्र के अंतर्गत ये 5 विषय बताए जा रहे हैं। सबसे पहले कर्मणाम आरंभोपायः, यानी इसमें 2 चीजें हैं। तो पहले करना क्या है और वो कैसे किया जाए। यानी जो पहले एक लक्ष्य हम निर्धारित करें और लक्ष्य को कैसे संपन्न करें, उसका उपाय को पहले विचारना चाहिए। एक बार रोड मैप बन गया कि ऐसे 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 काम करना चाहिए, तो दूसरा विषय है पुरुष द्रव्य संपत्ति। उस कार्य को सिद्ध करने के लिए कितने व्यक्ति, किस किस प्रकार की योग्यता वाले व्यक्ति चाहिए और कितनी धन संपत्ति उसमें लगेगा, यानी उसका बजट वो बनाना होगा। तीसरा देश काल विभाग है। ये कौन कौन से जगहों पर, कौन कौन से समय पर ये सब काम होंगे, इसको भी अच्छे से समझना होगा। और चौथा है विनिपात प्रतिकार। हमने जो योजना बना के काम तो शुरू किया, तो बीच में क्या क्या समस्याएं आ सकती है और उसका कैसे उपाय करना होगा। हमने ये मानकर चला, पर बीच में ऐसा भी हो सकता है, इस स्थिति में क्या करना होगा, वो समस्याएं तो क्या करना होगा, ये जितने भी आपत्तियां आएंगी उनका प्रतिकार कैसे हो। और अंतिम है कार्य सिद्धि। कार्य सिद्ध कैसे होगा, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, हमारा फाइनल रिजल्ट का स्वरूप क्या होना चाहिए। ये पंचांग मंत्र है। रे मंत्र जो है उसमें ये 5 अवयव होते हैं। तो जब मंत्रणा के लिए बैठते हैं तो इन पांचों विषयों को लेकर वहां चर्चा होनी चाहिए। अब आगे कह रहे तानेकैकशः पृच्छेत् समस्तांश्च। राजा, इनको एक एक पहले पूछा जाए, एक एक को लेकर चर्चा करे, फिर इन सबको जोड़कर भी चर्चा करे। हमने पहले योजना बनाया, पुरुषों की चर्चा की, क्या आपस में तालमेल है, हमारे पास जो व्यक्ति है इन योजनाओं में फिट हो जाएंगे, जितनी आवश्यकता है पूरे हो जाएंगे कि कम पड़ेंगे, फिर जितनी धन संपत्ति वो है या नहीं, और जिन जिन देशों में जिन जिन समयों पे ये व्यक्ति चाहिए वहां उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं, ये सारा आपस में तालमेल भी देखना पड़ेगा। एक एक को पहले देखे, फिर आपस में तालमेल देखे। और ये सब देखने के बाद क्या क्या आपत्ति आ सकती है, उन सब का प्लानिंग पहले होना चाहिए। बाद में चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जितना पहले प्लानिंग होगा और जितनी तैयारी पहले होगी, उतना हम सफल होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार इस मंत्र के विषय में एक एक के साथ चर्चा करें, एक एक विषय पे चर्चा करें और सबको मिलाकर करें। हेतुभिश्चैषां मति प्रविवेकान विद्यात्। सभी मंत्रियों की जो अपनी अपनी जो विभाग दृष्टि, अलग अलग दृष्टि है, उनको हेतुओं के साथ समझे। यानी जी मैं तो ऐसा मानता हूं, इतना कहना पर्याप्त नहीं होता मंत्रियों के लिए, इस कारण से। तो सभी के अपने अपनी दृष्टि राजा समझे, उनके हेतु भी समझे।
अवाप्तार्थः कालम नातिक्रामयेत्। एक बार मंत्र सिद्ध हो गया, सब मिलके सारे विचार की और उनमें से एक निर्णय आ गया कि ऐसा करना है, उसके बाद उस बात को वही खत्म करे और उसको और लंबा ना करे। नहीं तो कई बार ये होता है कि चर्चा फिर चलती रहेगी और चर्चा में रह जाती है। योजना बनाते रहते हैं, फिर योजना बन गई, इतने में किसी ने कहा कि यदि ऐसा हो तो क्या, वैसा हो तो क्या, फिर वो वहां कोई सीमा ही नहीं होगी, बातें फिर चलती रहेंगी और उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इस प्रकार ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है। तब तक चर्चा चलावे जब तक अर्थ सिद्धि ना हो, मंत्र सिद्धि ना हो, स्पष्ट योजना ना बने। एक बार स्पष्ट योजना बन गई, बंद करो और उसको क्रियान्वयन में लग जाओ। ना दीर्घकाल मंत्र ये था, बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। कई लोगों की ये स्थिति होती है कि वो फिर बोलते तो बोलते जाएंगे, काम की बात करेंगे एक और बिना काम की बात करेंगे 10। पहले तो ऐसे व्यक्ति को मंत्रणा में बिठाना ही नहीं है। मंत्रणा में उन लोगों को बिठाना है जो अपनी बात को बिल्कुल बंधे हुए शब्दों से और भेद पूर्वक स्पष्ट रूप से कह सके। तो ज्यादा लंबा मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। न च तेषां पक्षेन येषाम् अपकुर्यात्। अब मंत्रणा में जिनके खिलाफ कुछ बातें की जा रही है, उनके संबंधित किसी व्यक्ति को मंत्रणा में ना जोड़े। मान लो देश की स्थिति ऐसी हो गई कि सेनापति के ऊपर संशय हो गया कि वो विद्रोह कर रहा है, तो अब राजा को योजना बनाना होगा कि उसको कैसे कुचला जाए। इसके लिए जब मंत्रणा के लिए बैठेंगे, सेनापति तो नहीं रहेगा उसमें, और भी जो मंत्री है जो सेनापति के पक्ष में होंगे, उनको उसमें नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, पोल खुल जाएगा। तो इस प्रकार जिस विषय की चर्चा होनी है, यानी जिस व्यक्ति के अपकार, यानी जिसको नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्रणा हो रही है, उसके पक्ष वालों को बिल्कुल ना जोड़े उसमें। मंत्री परिषदम द्वादशामात्यान् कुर्वीतेति मानवाः। मनु जी के अनुयायी कहते हैं कि 12 अमात्य हो मंत्री परिषद में, 12 मंत्री हो। षोडशेति बृहस्पत्याः। बृहस्पति के अनुयायी कहते हैं कि 16 हो गए। विंशतिमित्यौषधशाः। उषणाः आचार्य है, उनके जो शिष्य है वो कहते हैं कि 20 होने चाहिए। यथा सामर्थ्यमिति कौटिल्यः। कौटिल्य का मत है कि जैसे सामर्थ्य राजा के पास हो। ये ही अस्य स्वपक्षम परपक्षम च चिंतयेयुः। किंतु वे ही होवे जो स्वपक्ष और परपक्ष दोनों के विषय में अच्छे से चिंतन करे, स्वपक्ष के लाभ और शत्रु पक्ष के हानि के बारे में अच्छे से चिंतन करे। अकृतारंभम आरब्धानुष्ठानम अनुष्ठित विशेषम नियोग संपदम च कर्मणाम कुर्युः। मंत्री ऐसे होवे जो काम जो शुरू हुआ नहीं है उसको कर सके, और जो काम शुरू हुआ उसको अच्छे से चला सके, जो अच्छा सा चल रहा है उसको, उसकी जो विशेषताएं है, यानी एक एक कार्य जिस जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से होना है और उसमें किसको कहाँ कैसे जोड़ना है, कहाँ लगाना है इत्यादि अच्छे से जो कर सके, यानी जिसके अंदर एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है। क्योंकि मंत्रियों के साथ मंत्रणा होती है तो उसके बाद एग्जीक्यूशन जो है उसका क्रियान्वयन मंत्री ही करते हैं।
राजा नहीं करेगा, मंत्री है इसलिए योजना बनाया और उसमें सभी का अपना अपना कार्यभार हुआ और फिर वो अपने अपने हिस्से के कार्य वहां क्रियान्वित करेंगे। तो ये सारा जो कर सके, ऐसे जितने अपने पास है उतने लोगों को मंत्रणा में बिठा सकते हैं। आसन्न सह कार्याणि पश्येत्, जो मंत्री अपने पास में है उनके साथ मिलकर कार्यों का वेक्षण करे, यानी रोज जो है काम कितना आगे बढ़ा है, कहाँ अटक रहा है, ये चर्चा अपने पास जो मंत्री है उनके साथ मिलकर करे। अनासन्न सह पत्र संप्रेषणेन मंत्रयेत, जो आसन्न नहीं है, जो मंत्री किसी कार्यवश किसी और जगह पर है, तो उनके साथ भी चर्चा करना आवश्यक है, तो पत्र आदि के द्वारा करना चाहिए। बस गोपनीयता की ध्यान रखते हुए जो अनासन्न मंत्री है उनके साथ भी पत्र संप्रेषण के द्वारा मंत्रणा की जा सकती है। इंद्रस्य ही मंत्री परिषद ऋषिणाम सहस्रम, ऐसे की यानी श्रुति है कि इंद्र की जो मंत्री परिषद है उसमें 1000 ऋषि थे। सतचक्षु, वे सारे मंत्री इंद्र के चक्षु थे। तस्मादिमं व्यक्षम सहस्राक्षम आहुः, इसीलिए इंद्र जो जिसके 2 ही आंख थे, किंतु 1000 ऋषि उनके आंख जैसे हैं मंत्री, तो इससे उनको सहस्राक्ष भी कहते हैं। यानी अब ज्यादा मंत्री भी हो सकते यदि संभाल सके तो। पहले तो इतने सारे मंत्रियों के व्यक्ति मिले और फिर उनके साथ मंत्रणा करने की स्थिति बने, तो इतने लोगों से भी कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। किंतु एक आदर्श स्थिति पहले बताया था 3 या 4 से, उसमें मंत्र सिद्धि की संभावना ज्यादा रहती है। फिर दोबारा ये सब संख्याओं की बात इससे कर रहे हैं कि कभी वही ना अटक जाए। तो कभी वही ना अटक जाए, आवश्यकता है तो संख्या बढ़ा भी सकते हैं, इससे फिर ये सब चर्चा है। आख्यायिके कार्ये मंत्रिणो मंत्रिपरिषदं च आहूय ब्रूयात्, जो बहुत आपातकाल यानी कोई विशेष ऐसी समस्या वाली स्थिति है, तो उस समय मंत्रिपरिषद को मंत्रियों को बुलाकर कहे, तत्र यद् भूयिष्ठाः कार्यसिद्धिकरं वा ब्रूयुः तत्कुर्यात्। उस मंत्रिपरिषद में ज्यादा लोग जिस पक्ष में है अथवा जो कार्य को सिद्ध करने के लिए उचित उपाय है, दोनों बातें हैं। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादातर लोग गलत दिशा में अपनी बात रख रहे हैं, पर किसी एक या दो ने सही दिशा में ऐसी बात रख रहे कि उनकी बात मानने से काम सिद्ध होगा, तो उसको भी मान सकते हैं। नहीं तो दोनों पक्ष ठीक ठाक सा है, तो जिस पक्ष में ज्यादा लोग हैं उसको माने, उसी प्रकार करें। पूर्वतश्च, तो क्रियान्वयन करते समय एक विशेष बात कही जा रही है, नास्य गुह्यम परे विद्युच्छिद्रम विद्यात् परस्य च, गुहे कूर्म इवांगानि यस्याद्विवृतमात्मने यस्याद्विवृतमात्मने, नास्य गुह्यम परे विद्युः, जो इस राजा की गोपनीय बात है मंत्र आदि, वो शत्रु ना जान पाए। छिद्रम विद्यात् परस्य च, शत्रुओं की छिद्र यानी उनकी जो कमियां है उनको जरूर जाने। गुहे कुर्मई वांगानी, अपनी जो शक्तियां है, अपनी जो विशेषताएं है, उनको
कूर्म यानी कछुए की तरह छुपावे, जैसे कछुआ अपने हाथ पैर को छुपा देता है अंदर, वैसे छुपावे। जो भी यस्याद विवृद्धम आत्मने, अपने जो संपत्ति, जो विशेषताएं जो भी खुले हुए हैं उनको छुपाना भी सीखे। एक और बात बताई जा रही है, यथा यश्रोद्रिय श्राद्धम न सतां भोक्तुमर्हति एवं अश्रुत शास्त्रार्थो न मंत्रम श्रोतुमर्हति। सज्जनों की जो श्राद्ध, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से विद्वानों को जो सत्कार की जाती है उसको श्राद्ध कहते हैं। समय समय पर विद्वानों की सेवा की जाती है, उसको श्राद्ध कहते हैं। और वह श्राद्ध जो है केवल श्रोत्रिय के लिए ही होना चाहिए। श्रोत्रिय का मतलब जिन्होंने वेदाध्ययन किया है, ऐसे विद्वान के लिए वो सत्कार होना चाहिए। श्राद्ध अश्रोत्रिय के लिए नहीं होना चाहिए। जो यानी वेद पढ़े हुए, जो वेद के विद्वान हैं, उन्हीं के लिए उस प्रकार का श्रद्धा सत्कार इत्यादि होने चाहिए। उसी प्रकार एवं अश्रुत शास्त्रार्थ है, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, शास्त्रों के जो भाव को नहीं समझा, वह मंत्र को सुनने योग्य नहीं होता। यानी मंत्रणा में ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित न करे। मंत्रणा में वही व्यक्ति सम्मिलित हो जो शास्त्रों को जानता है, शास्त्र की प्रक्रिया को जानता है, व्यवस्थाओं को जानता है और उसके अनुसार कुछ करने, चिंतन करने और कार्य करने दोनों में समर्थ है, उसी को मंत्रणा में सम्मिलित करें। तो ये है मंत्रणा के संबंध में चर्चा। कोई भी राजा कुछ विशेष उन्नति, तो सामान्य राज्य शासन करना, रेगुलर यानी लॉ ऑर्डर उसको संभाल के रखना अंदर का, और टैक्स कलेक्शन करना, समय समय पे विद्वानों का सत्कार करना, कुछ कार्य होते हैं बिल्कुल रेगुलर होते हैं, वो तो होते रहेंगे। बात उन्नति की है, उन्नति करना है तो राजा से महाराजा बनना है, और जितना ज्यादा कमजोर होगा तो दूसरे जो राजा है उतना दबाएंगे, आपको हर चीज पे जो है ना पाबंदी लगाएंगे। व्यापार को लेके या विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं, वो अपने अपने देश की प्रजा के फायदे की दृष्टि से वो आपसे व्यवहार करने लगेंगे और आप मजबूर होंगे कि उनकी बातें माने। तो उसके लिए आपको मजबूत रहना पड़ेगा, और मजबूत रहने के लिए स्वयं को भी, अपने सारे तंत्र को अपने वश में रखना है और शत्रु को भी वश में रखना है। तो उसमें सबसे प्रमुख साधन मंत्र है, इससे इसकी लंबी चर्चा है। अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओम आचार्य जी। जी जी नमस्ते। जी दोस्तों। ये इसी मंत्राधिकार में 53वां जो सूत्र है, हाँ, या 53 53, 55, 56, 54 जो है, और जी मतलब मंत्री परिषद के बारे में कहा है ना, हाँ, तो किसी ने 12 का, जैसे मनु के अनुयायी जो 12 कहा, हाँ, षोडश कहा, हम्म, और इन सब की व्यवस्था में मतलब अपनी राजा जैसे परिधि क्षेत्रफल के ज्यादा भी हो सकता है, क्षेत्रफल ज्यादा कम भी हो सकता है। तो 12 ही अगर मान के चलते हैं, अगर मनुव्यायी 12 ही माने, हम्म, तो उसमें क्या भेद होगा, और 17 और 16 में 20 में क्या भेद होगा? कुछ नहीं है ऐसा। कोई तो संख्या बताना है तो किसी ने 12 बताया, किसी ने 16 बताया।
किसी ने 20 बताया, मान लो बृहस्पति के मनु जी के अनुसार 12 आपने मंत्री बनाया, एक और बहुत योग्य व्यक्ति मिला, तो क्या करेंगे? किसी को हटा के उनको लगाएंगे या उनको भी साथ में 13 कर देंगे? इससे आचार्य चाणक्य ने संख्या को नियमित तय किया। बाकी आचार्यों का जो संख्या का जो बताना है, वो मेरी दृष्टि में तो कुछ ना कुछ बताना है तो संख्या अपना दे दिया। एक उन्होंने लक्ष्य दिया कि इतने तो कम से कम मंत्री हो तुम्हारे पास, और इतने मंत्री होना है तो आपके देश में शिक्षा की व्यवस्था बहुत उच्च होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई विशेष हेतु नहीं कर सकता जिस कारण से नहीं, मनु महाराज ने, क्योंकि ऐसा मतलब है, जाने के बाद देखिए हो जाता है ना। हमारे पास तो सिर्फ ये एक वाक्य है यहाँ, इसको जी जी लेकर मनु जी का कुछ ऐसा कह नहीं सकते। असल में ये मनु जी की अर्थशास्त्र की बात है, धर्मशास्त्र की बात नहीं है। ठीक है, जी जी हमारे पास मनु जी का धर्मशास्त्र उपलब्ध है, अर्थशास्त्र उपलब्ध नहीं है। जी। और जी, और दूसरी बात मैं इसमें ये नहीं समझ पा रहा चाहिए। हाँ, जैसे राजतंत्र व्यवस्था यहाँ पे बताया जा रहा है, हम्म। तो इसमें क्या प्रजा के भी अधिकार देंगे राजतंत्र में, होता है या नहीं? प्रजा का अधिकार किस विषय में? ये राजतंत्र में। ओ हाँ जी, प्रजा का हाँ अधिकार आवाज किस विषय में है? हाँ, मेरी आ- प्रजा के पास भी अधिकार हो। जैसे कोई राजा दमनकारी हो जाता है, स्वार्थवश वो दबाने लग जाता है, कर वसूलने लग जाता है बहुत अधिक, या अन्यायकारी हो जाते हैं, मंत्री परिषद भी कुछ बिगड़ जाते हैं। तो ऐसी दशा में प्रजा के पास भी अधिकार हो जो ऐसे राजाओं को नहीं, मैं वही पूछ रहा मार हूँ। सके या दंडित कर सके, उसे पदच्युत कर सके। मेरी आवाज आ रही क्या? ओ, नहीं आ रही थी, मैं ही बोले जा रहा हूँ। आ रही है, आ रही जी है। हाँ, आ रही है। अभी आ रही है? हाँ आ रही है अभी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, प्रजा का कौन सा अधिकार, प्रजा के पास कौन से अधिकार होना ऐसा चाहिए? ऐसा अधिकार जो आत्मरक्षा कर सके, विकट अवस्था में राजा से भी, मंत्री परिषद से भी अपनी योग्यता के लिए राजा से वो मतलब मांग सके, देश विदेश में जाकर व्यापार ये आदि कर सके, स्पष्ट उसकी नहीं है सुरक्षा आपके आदि इन सब चीजों के लिए। आपके प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है। आपको स्पष्टता लग रही कि आप जो बोल रहे हैं? अपनी रक्षा करने का अधिकार तो हर व्यक्ति के पास होता ही है। आप मना करो तो भी वो करेगा प्रयास, है या नहीं? अपनी रक्षा मांग चले। चलिए आप पहले आप बोल रहे थे। नहीं, मैं ये पूछ रहा, अपनी रक्षा तो सब करते ही हैं, वहां तो कोई अधिकार देने लेने की कोई बात है ही नहीं। और कौन सा विषय? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर राजा प्रजा के ऊपर गलत मंत्री परिषद सहित है, जिस उदाहरण ले दयानंद के समय था, हाँ। तो उसमें बहुत ही उद्दंड राजा हो चुके थे वो। हम्म। धनानंद के समय हाँ हाँ। उदाहरण के लिए देखते हैं, हम्म। तो बहुत ही उद्दंड हो चुके थे। जो अच्छे विद्वान होते उनका कोई मान आदि नहीं, प्रजा से कर वसूलना, प्रजाओं की रक्षा के लिए देश देशांतर में जो सेनाएं विदेश था तो उनकी रक्षा न करना, तो ऐसे कुल मिला राजाओं को के पदच्युत कर सके आत्मा के लिए। तो कुल मिला के तो ऐसा राजाओं को हटाने के लिए अभियोग आदि करना कोई नहीं है। तो कौन हटाएंगे? हटा दिया कि नहीं कुल मिला के धनानंद को? हटाया ना? हम्म। तो इसमें फिर अधिकार की क्या बात मतलब है? ऐसा
मतलब ऐसा सीधा-सीधा प्रजा के लिए भी उल्लेख मिलता हो, जैसे यहाँ राजा मंत्री परिषद के लिए दिया जाता है, ऐसा नहीं है ना राजतंत्र में? ना गणतंत्र में कुछ ऐसी परंपराएं देखी जाती हैं, राजतंत्र में नहीं है। और गणतंत्र के संबंध में बहुत ज्यादा यानी लिखित व्यवस्थाओं का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु वहां ये गणतंत्र देखा जाता है जो आप कह रहे हैं, और वहां भी आम गणतंत्र प्रजा नहीं, गणतंत्र जी, जो है, गणतंत्र तो हाँ, बोलिए सर, जाए पूरा बात कर लीजिए। गणतंत्र तो जो नेतृत्व करते हैं उनका एक परिषद होता है, काउंसिल होता है, जिसमें प्रतिनिधि होते हैं, वे निर्णय करते हैं। सीधा सीधा प्रजा कभी नहीं कर सकता, प्रजा का विषय ही नहीं है शासन। शासन जो है क्षत्रिय का विषय है, प्रजा का नहीं है, इससे उनका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और उनके कार्यों में क्षत्रियों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसमें राजा का कोई वो नहीं है। वो बस ये देखेंगे कि इनके कार्यों में कोई समस्या ना हो, पर वो करना प्रजा का अपना काम है। सबका अपना अपना काम है, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और करेंगे तो भुगतेंगे उसका परिणाम। अच्छा, तो मैं इसमें एक बात मुझे स्पष्ट नहीं हो पा रही, आप जो बताए, हम्म, गणतंत्र और राजतंत्र और लोकतंत्र तीनों शब्द अलग-अलग है क्या? और बिल्कुल अलग है। गणतंत्र को थोड़ा और राजतंत्र से कैसे जोड़ रहे थे, अभी उसको एक बार स्पष्ट कीजिएगा। राजतंत्र तो आप देख ही रहे हैं, पूरा ये शास्त्र राजतंत्र का है। जी, गणतंत्र का उदाहरण हो सकता है द्वारिका। जैसे एक मोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, महाभारत जो युद्ध हुआ था जी, उसमें कौरव और पांडव के पक्ष में देश के अनेक राजाओं ने साथ दिया, कोई कौरव के पक्ष में, कोई पांडव के पक्ष में। और जो भी राजा साथ दिया तो पूरा पूरा उस राज्य की सारी सेना उस पक्ष पे गई। ये बात समझ में आ जी, रही ना? हाँ जी, यार ऐसा नहीं कि एक राज्य का आधा हिस्सा तो पांडवों के पास, आधा हिस्सा कौरवों के पास, ऐसा नहीं हुआ। पर जब बात द्वारिका की है तो बलराम और क्या बोलते हैं इनका प्रद्युम्न आदि तो युद्ध में भाग लिया ही नहीं। ठीक है, श्री कृष्ण ने भाग लिया जी, तो केवल सारथी बनने की स्वीकृति थी उनकी, मैं युद्ध नहीं करूंगा, केवल तुम्हारे सारथी बन के मार्गदर्शन करूंगा। सात्यकी पांडवों के पक्ष में थे, कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में थे, ये सारे द्वारिका के योद्धा थे, द्वारिका के अधिकारी थे। जी, तो ये गणतंत्र है, वह स्वतंत्र है। राज्य के शासन में आपस में मिलकर वो एकजुट होकर करेंगे। राज्य के शासन से बाहर की जो बातें हैं सब स्वतंत्र है। ये गणतंत्र है। जी, और द्वारिका का कोई राजा नहीं था, वह गणतंत्र था। श्री कृष्ण को जो द्वारिकाधीश कहा जाता है, गणतंत्र, हाँ, जी, वो जी, बोलिए, महाभारत के बोलिए। अनुकूल नहीं है वो बात। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश नहीं था। जी, ठीक है, ये अंतर है गणतंत्र और। उसमें उसमें गणतंत्र के जो आपने उदाहरण दिए महाभारत काल में दो पक्ष, कौरव और पांडव कौरव पांडव नहीं, द्वारिका है गणतंत्र का उदाहरण। और कौरव पांडव वाला राजतंत्र। हाँ, ये दोनों राजतंत्र में थे। अच्छा, द्वारिका गणतंत्र में था। जी, ठीक है इसमें मतलब इसमें इसमें फिर कोई राजा नहीं बनता है गणतंत्र में? ना, गण उसका मिलकर शासन व्यवस्था शासन कैसे चलता करता है पूरा। इसको गण कहते हैं सभी को, गण परिषद जी, जो है वो शासन करता है। जी, हस्तिनापुर हस्तिनापुर राजतंत्र और द्वारिका है गणतंत्र, हाँ ऐसा ना? हाँ, ओके ओके। और तीसरा भी आपने कहा था ना कुछ नहीं तीसरा नहीं, लोकतंत्र।
तीसरा निर्णय, महाभारत में सिर्फ द्वारिका ही दिखाई देती है, बाकी मध्यकाल में ये पूरा वाहिक यानी पंजाब की तरफ जो है बहुत से गणतंत्र थे, बहुत से गण थे। और अच्छा लोकतंत्र अलग, जी, लोकतंत्र भी कुछ भिन्न नहीं है ऐसा बताया ना? लोकतंत्र का कोई उदाहरण नहीं मिलता। अच्छा, गणतंत्र और राजतंत्र दो थे। आचार्य चाणक्य के समय पूरे वाहिक में गणतंत्र था। वाहिक का मतलब पंजाब, पंजाब की एरिया में। अच्छा। और ये कौशाम्बी वगैरह अनेक ऐसे हैं जहाँ गणतंत्र चलता था, ऐसा यानी इतिहास से पता चलता है। पर गणतंत्र की व्यवस्था क्योंकि द्वारिका में था का मतलब शास्त्रों के द्वारा स्वीकृत है, पर वो व्यवस्था कैसी होती थी इसका विस्तार से कहीं ऐसा देखने में नहीं आया, संकेत मात्र मिलते हैं। और वो बहुत स्थिर नहीं रहता जितना गणतंत्र के बारे में देखने को मिलता है, क्योंकि एक नेतृत्व नहीं होता, एक स्थिर नेतृत्व नहीं होता, इस कारण से उसमें स्थिरता कम रहती, झगड़े ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो भिन्न राजतंत्र भिन्न ये में तो जो आचार्य है जी एक एक एक। आचार्य जी, हाँ, तो फिर ये जो भिन्न भिन्न है, गणतंत्र हो राजतंत्र हो और भी रहेंगे, तो उसमें सबसे आदर्श कौन सा माना जाना चाहिए? आदर्श देखिए, एक मूल्यों की दृष्टि से गणतंत्र आदर्श है, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता सबसे ज्यादा रहती है। पर वो उन्हीं के हम्म लिए संभव है जहां बहुत ज्यादा तालमेल हो और सारे बहुत हम्म सुलझे हुए लोग हो और छोटी सी एरिया हो। हम्म। यदि एरिया बड़ा हो और सभी इतने सुलझे हुए ना हो, तालमेल ज्यादा ना हो, वहां वो चल नहीं पाएगा, वह राजतंत्र ही ठीक है। हम्म। ठीक। और ये आचार्य जी जैसे लोकतंत्र अद्यतन में शब्द बहुत प्रयोग होते हैं, हम्म, या जो अभी शासन व्यवस्था भी भारत में है, हम्म, प्रशासन व्यवस्था, हम्म। और राजतंत्र से तुलना करके देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि शासन तंत्र में जो है या प्रशासन तंत्र में जो है, वो बेहतर लगता है मुझे अभी। क्या क्या शासन हाँ, ये तंत्र कि में? उसमें अर्हता जो निश्चित नहीं किया है ना, वो बार बार खटकता रहता है इस तंत्र में। नहीं नहीं, समझ में नहीं आया। शासन तंत्र में क्या कहा आपने? लोकतंत्र में, शासन तंत्र में क्या? मैंने कहा अद्यतन जो लोकतंत्र है, हम्म, उसमें शासन तंत्र है, प्रशासन तंत्र जो है, हम्म, प्रशासन तंत्र के लिए जैसे अर्हता का है, समय निश्चित किया हुआ है, हम्म। वैसे शासन तंत्र में काल तो निश्चित तो है लेकिन अर्हता निश्चित नहीं, ये बहुत ज्यादा खटकता रहता है। इसलिए संस्कृति है, विद्या, उसकी उन्नति जैसी होनी चाहिए भारत में, तो वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे तुलनात्मक अध्ययन करता हूँ तो ऐसा लग रहा है कि प्राचीन ये जो आधुनिक समय पीछे जा सकते 500-600 वर्ष पीछे, हम्म। तो राजतंत्र और लोकतंत्र में अभी जो तंत्र वो व्यवस्था ज्यादा अच्छा लग रहा है, जबकि तो भारत अखंड रूप में विविधता है, कोई भी एक तो स्वतंत्र आपकी है वैसा नहीं हो आवाज सकता। बीच बीच में बहुत कटता हुआ आ रहा है। आज नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम जी लगता है। पूरा स्पष्ट तो नहीं हो पाया, पर जो मुझे समझ में आया कि आपको वर्तमान लोकतंत्र यदि आदर्श जी, रूप से चले तो बहुत अच्छा ऐसा लगता है, यही है ना? मतलब उसमें खंडित होने की संभावना नहीं दिखती है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। खंडित होने की संभावना नहीं दिखती है। हाँ, ठीक है, इसकी अभी जो कोई है ना, तोड़ना भी चाहेगा तो क्यों, सेना केंद्र के पास में है, राजतंत्र के पास प्रशासन व्यवस्था है, और केंद्र के पास भी है, तो इसलिए कोई उस तरह से राजतंत्र में उद्दंडता जैसे नहीं दिखेगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और किसी बात को जो है ना पूरी तरह चर्चा करनी होती है। एक काम करेंगे, मैं वैसे तो जी भूल सर। ही गया था, मैं अपने उन पुस्तकों को आज शेयर करूंगा। मेरी जी कुछ सर। पुस्तकें हैं राजतंत्र के ऊपर, वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर, उनको पहले एक बार जी देखिएगा, ठीक है? फिर जी उस पर सर। चर्चा करेंगे। जी ठीक।
मैं आज पहले भी सोचा था, ध्यान नहीं रहा, आज मैं करूँगा जी पाठ के बाद। जी ये जी हो गया। चलिए, अगर ये इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन विशेष रूप से हो कि कौन सा काल में कौन सा तंत्र विशेष हो जाए हाँ, नहीं या ठीक है, आदर्श उसमें आपको रहे। सारी बातें मिलेंगी। जी 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 ठीक है, हो गया। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे। मंत्राधिकार तो हो गया। अब आगे मंत्र के बाद जो है दूत प्रणिधि, मंत्रणा के बाद अब दूत का विषय आता है। और दूत और गुप्तचर दोनों यानी जुड़े हुए रहते हैं। वो वही कभी दूत बन जाएगा, कभी वो गुप्तचर भी बन जाएगा, दोनों काम भी कर सकता है। कई बार दूत को गुप्तचर भी यानी बना के वो दूत का भी काम करेगा, साथ में गुप्तचर भी बन के आएगा, ऐसी ज्यादातर देखने को मिलता है। तो उद्धृत मंत्रो दूत प्रणिधि है। मंत्र का निश्चय होने पर, उद्धृत का मतलब उसको निकाल दे, निचोड़ दिया गया, मंत्र अब निश्चय हो गया। अब आगे दूत को भेजने की व्यवस्था की चर्चा है। मंत्रणा पूर्वक ही दूत को भेजा जाता है, क्योंकि दूत को किसी के पास भेजते हैं, कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो उसकी चर्चा पहले अच्छी सी होगी। अमात्य संपदोपेतः निसृष्टार्थः, दूत ऐसे व्यक्ति हो जो अमात्य संपत्ति से युक्त, यानी अमात्य संपत्ति जो पहले बताया था, जानपद, अभिजात, स्वग्रह, कृतशिल्प, चक्षुष्मान इत्यादि, जो भी अमात्य के जो गुण बताए हैं, उन गुणों के साथ युक्त हो। तो ऐसे जो व्यक्ति है उसको निसृष्ट नामक दूत कहा जाता है। निसृष्टार्थ नामक यानी निसृष्टार्थ जो है वो दूत के एक विभाग है। पाद गुणहीन परिमितार्थ, जो जिसके अंदर पूरे अमात्य संपत्ति नहीं है, एक चौथाई कम है, उसका नाम दिया है परिमितार्थ। अर्ध गुणहीन शासनहर, जिसके अंदर आधे गुण कम है, यानी अमात्य संपत्ति के लिए जितने गुण अपेक्षित थे उसमें आधा ही है, तो उसका नाम है शासनहर। ये 3 प्रकार के दूत बताए गए। इनमें से श्रेष्ठ, मध्यम और निकृष्ट ये भी कह सकते हैं, पर नाम दिया निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहर। तो दूतों में भी विभाग है। सुप्रतिविहित यान वाहन पुरुष परिवाय प्रतिष्ठेत, दूत जो है जब जाता है तो उनके लिए अनुकूल अच्छे से जो यान, यानी ज्यादा दूर है तो रथ, जितना ज्यादा ना हो तो कोई वाहन यानी घोड़ा गाड़ी जो भी कोई, और उनके सहयोगी कुछ उनके रक्षा करने वाले और उनको सहयोग करने वाले कुछ व्यक्ति भी साथ में हो, उस प्रकार वो दूत कार्य के लिए निकल पड़े। और परिवाह का मत परिवाप, यानी जो साधन आवश्यक है उनके रास्ते में, भोजन है, बिस्तर है, या जो भी कुछ, उन सबके साथ पूरा पैक करके जावे। शासनमेवं वाच्यः परः स वक्ष्यत्येवं तस्येदं प्रतिवाक्यम् एवं अतिसंघातव्य अतिसंघात एवं अतिसंधातव्यम इति अधियानो गच्छेत, यानी वो जाते जाते अच्छे से ये समझ के जावे कि हमारे राजा का जो शासन है, शासन का मतलब संदेश है यहाँ, इस प्रकार
अपने जिस राजा के पास जा रहे हैं वहां इस प्रकार उनके वाक्यों को बोलना चाहिए, अपने राजा के संदेश को इस प्रकार रखा जाए, इसका वो इस प्रकार का उत्तर देंगे तो उसके लिए इस प्रकार का बोलना है, इस प्रकार का देंगे तो इस प्रकार बोलना है। जो जो पक्ष संभव है उन सब के बारे में वो चिंतन करता हुआ कुल मिलाकर अपनी बात इस प्रकार सिद्ध करना है। तो इस प्रकार चिंतन करता हुआ वो जावे। अटव्यन्तपाल पुरराष्ट्रमुख्यैश्च प्रतिसंसर्गं गच्छेत्। जाते समय रास्ते में एक तो सबसे पहले शहर में से बाहर निकल रहे हैं तो जो पौर होगा यानी उस शहर का जो अध्यक्ष नगराध्यक्ष जो कहते हैं तो पहले उससे मिलते हुए जावे कि मैं फलाना इस प्रकार दूध कार्य के लिए जाता कि उनके जानकारी में रहे कि रास्ते में कोई गड़बड़ हो तो वो भी ध्यान रखे। और जब राज्य की सीमा पार कर रहे तो अंतपाल को बतावे कि मैं इस प्रकार राजकार्य के लिए बाहर जा रहा हूँ। और भी जो अधिकारी प्रमुख है उन सबसे संपर्क में रखते हुए संपर्क में रहते हुए निकले। इसके बाद बताया जा रहा है अनेक स्थान युद्ध प्रतिग्रह अपसार भूमि अपसारभूमिरात्मनः परस्य च अवेक्षेत। यानी अपने और शत्रु दोनों के अनेक स्थानम, अनेक कहते हैं सेना को, तो सेनाओं की जो ठिकाने हैं और युद्ध प्रतिग्रह, युद्ध के योग्य जो भूमि है, यदि लड़ाई हो तो कहाँ होवे, प्रतिग्रह अपसार, यदि भागना हो कभी युद्ध में से बीच में निकलना हो तो कहाँ से निकल सके, ये सारा यानी यदि युद्ध हो तो कहाँ होवे, उसमें से हमें भागना है तो हम कहाँ से भागे, शत्रु यदि भागे तो वो कहाँ से भाग सकता है। तो ये सारी बातें अच्छे से देख लेवे, अपने यहाँ भी समझे, शत्रु राज्य में भी समझे, क्योंकि आगे जो बातें होंगी ये बराबर देखते हुए करना होगा उसको। दुर्ग राष्ट्र प्रमाणम सारवृत्ति गुप्ति छिद्राणि चोपलभेत। शत्रु के जो दुर्ग है और राष्ट्र यानी जो जनपद क्या बोलते ग्रामीण इलाका, दोनों की मात्रा देखे कितना बड़ा इसका दुर्ग है यानी शहर इतना इसका कितना बड़ा है और बाकी चारों तरफ ग्राम कितने हैं। यदि ज्यादा है तो उसकी आर्थिक शक्ति ज्यादा होगी। दुर्ग बड़ा है का मतलब सेना उनकी बड़ी है, खजाना बड़ा है और तंत्र ज्यादा मजबूत है। सार वृत्ति गुप्त छिद्राणि च उपलभेत। सार यानी उसके पास जो विशेष बल है या विशेष संपत्ति है। सार कहते हैं जो मुख्य, एक तो सेना होगी आपके पास 1,00,000, उनमें से जो मुख्य जो योद्धा होंगे 10, वो 10 ज्यादा बड़े हैं, बाकी तो सामान्य योद्धा है उनको निपटा सकते हैं। वो 10 मुख्य है। जो सार का मतलब जो ठोस, चाहे संपत्ति हो चाहे व्यक्ति हो, वो भी जानना होगा। ये नहीं कि जी उनके पास 10,000 सैनिक है, इससे कोई काम नहीं चलेगा। 10,000 में कौन कितना योग्य है, जो बहुत योग्य है, जो सब प्रकार की युद्ध कला जानते हैं, जिनको जीतना कठिन है वो कितने हैं, सामान्य सेना कितना है, और फिर उनकी क्या गोपनीयता है, किसके अंदर क्या कुछ विशेष कमियां है जिसके द्वारा उसको वश में कर सके, उनकी वृत्ति कैसी है, उनके अंदर क्या गोपनीयता है, सारी बातें यानी प्राप्त करें। दूध कार्य के लिए जा रहे हैं तो साथ में ये भी सारी बातें वहां जान ले, क्योंकि क्षेत्र देश में भी अपने गुप्तचर होंगे, उनके द्वारा ये किसी प्रकार से यानी अपना तंत्र बनावे की वो भी जानकारी प्राप्त हो जाए। पराधिष्ठानम
अनुज्ञातः प्रविशेत, शत्रु देश में उनकी जो जगह है, यानी उनके भवन में या उनकी जहाँ भी उनका निवास आदि होता है या सभा भवन आदि है, अनुमति मिलने पर ही प्रवेश करे, जबरदस्ती ना करे। शासनम च यथोक्तम ब्रूयात, यानी संदेश राजा ने जैसे बताया वैसे ही बोले। प्राणबाधेपि दृष्टे, यदि उनको लगे कि जैसी सूचना वैसे ही मैं बोलूंगा तो ये मुझे मार भी सकते हैं, तो भी जैसी सूचना वही बोलना चाहिए। ठीक है, उनसे पहले ही कहे कि भैया ये सूचना उनकी है, मेरी नहीं है, मैं तो केवल वार्ताहर हूँ, यानी केवल एक पोस्टमैन जैसा हूँ। तो यदि आपको खराब लगे तो इसमें मेरा दोष नहीं है, सारी स्पष्टीकरण पहले करके जैसे भी करके, पर बोलना वही है जो उस राजा के द्वारा कहा हुआ है, उसके विपरीत नहीं बोलना चाहिए। इसका एक उदाहरण आता है महाभारत में। महाभारत में युद्ध से पहले 4 बार दूत कृत्य होता है। उनमें से कुछ तो आपको पता होगा। सबसे पहले पांडवों के पक्ष से क्या नाम उनका, द्रुपद के पुरोहित को दूत के रूप में भेजा जाता है। सबसे पहले द्रुपद के पुरोहित जाता है और धृतराष्ट्र के सामने अपनी बात रखता है कि अब इनका वनवास पूरा हो गया, अज्ञातवास भी पूरा हो गया, अब इनको अपना राज्य वापस दे दो। तो धृतराष्ट्र कहता है कि ठीक है, हम विचार करके बताएंगे। तो धृतराष्ट्र जो है अपने पक्ष से संजय को भेजता है। संजय वैसे बहुत बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति है, पर भेजने वाला ऐसा नालायक है कि उसमें कोई सार होता ही नहीं। तुम तो हम सब परिवार है, तुम जमीन के लिए, भूमि राज्य के लिए झगड़ना ठीक नहीं है, हिंसा नहीं ठीक, ऐसा वैसा फालतू बातें करके जो प्रस्ताव भेजा गया था उसका कोई उत्तर नहीं देता स्पष्ट। तो उसके प्रत्युत्तर बहुत कठोर शब्दों से अर्जुन देता है संजय को, और आकर वो उसी प्रकार सुनाता है संजय बाकी लोगों का भी, और अर्जुन की जो बहुत कठोर जो शब्दावली, वो भी वैसे की वैसे लाके धृतराष्ट्र को सुनाता है। उसके बाद श्री कृष्ण जाता है, ये बहुत प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण की जो दूत कृत्य है वो बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद अंतिम चौथा जो है वो उलूक है, जो शकुनी का पुत्र है। वो दूत बनकर युधिष्ठिर के पास जाके इतनी गालियां देता है, पर पहले स्पष्ट कर देता कि ये सारे जो भाव और शब्द दोनों उनके बताए हुए हैं, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। जाकर उनको सुना के आता है। तो दूत कृत्य बहुत कठिन है। तो जैसे राजा ने बताया वैसे ही करना होगा, चाहे डर लगे कुछ हो। जो ज्यादा डरे उनको भेजना ही नहीं चाहिए। बाकी दूत का नियम है कि स्वामी के संदेश को उसी प्रकार बतावे। ये भी लंबा चलेगा, बाकी कल करेंगे, आज इतना रखेंगे। तो कोई विशेष प्रश्न है, एक आध ले सकते, नहीं तो कल पूरा होने पे कर सकते। ठीक है, ओमकार करेंगे। ओम सर जी। हाँ जी। ओम। हाँ जी। ये मंत्र की परिभाषा में, मंत्र तो अवयव बता दिया कि मंत्र अवयव 5 प्रकार के होते हैं पीछे, हाँ। और मंत्र की परिभाषा नहीं दी कि मंत्र का लक्षण क्या नहीं, होना चाहिए। परिभाषा उस रूप में नहीं बताया है क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है। बाकी जिस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है उसी से समझना चाहिए। ठीक है। मतलब गुप्त कार्यों के सिद्धि के लिए जो अनुष्ठान किया जा सके वो हाँ, मंत्र है ना। गुप्त योजना कार्य सिद्धि हेतु। जी। ठीक है।
ओंकार जी, करेंगे। हो गया सर जी। हाँ। ओम। अच्छा। सबको नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते।